तब भी फ्लक्स जीरो होगा। अरे यस और नो? यस सर। गॉट योर पॉइंट सर? बात समझ आई सर? ओहो हो सर, बोलो रे भाई, वाह रे भाई, देखो रे भाई, सोचो रे भाई। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर सर। घुसेंगी उतनी ही बाहर आएंगी, फाइनाइट ड्यू टू क्यू इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझते देख। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें जैसे इस जगह पे देखो, आप इस जगह पे एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। देखो थीटा है ना लेस देन 90 है, तो यहां से जो फ्लक्स होगा ना वो पॉजिटिव होगा। देखो इस जगह पे देखो एरिया वेक्टर ना ऐसे होगा, देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, देखो थीटा ग्रेटर देन 90 होगा। अरे हाँ, तो देखो फ्लक्स नेगेटिव होगा, देयरफॉर टोटल जो होगा ना वो जीरो। लॉजिकली बता रहा हूं, मैथमेटिकली मतलब पूरा प्रूव करके नहीं बता रहा हूं, पर समझो इस बात को। जीरो लॉजिकली तो समझ आ ही रहा है। क्या लॉजिकली समझ में आ रहा है भाई? जितनी लाइन घुसेंगी उतनी बाहर आएंगी, तो भैया नेट फ्लक्स जीरो होगा। अरे हाँ सर, अब देखो जादू क्या समझ आया आपने को। अगर एक सरफेस ऐसे है, कोई भी क्लोज सरफेस, उसके अंदर चार्ज क्यू रखा है, तो 5 हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और सोचो अगर कोई भी क्लोज सरफेस है पर अगर क्यू बाहर रखा है तो भैया फ्लक्स हो गया जीरो। तो क्लोज सरफेस में फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ, क्लोज सरफेस में फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से आता है, बाहर वाले चार्जेस की वजह से जीरो होता है। क्योंकि जब अंदर चार्ज रखा होता है तो या तो लाइंस उसी से ओरिजिनेट करती है या उस पर टर्मिनेट करती है, तो नेट फ्लक्स आता है। पर जब चार्ज बाहर रखा होता है तो क्लोज सरफेस से फ्लक्स जीरो होता है, क्योंकि जितनी लाइंस घुसेंगी उतनी बाहर आएंगी, जितनी लाइंस घुसेंगी उतनी बाहर आएंगी। ये बात हमें समझ आती है? ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर? बात समझ आई सर? अब क्या करें सर? कुछ मत करो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। हाँ सर, बात समझ तो आई सर? सही लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है सर? ये भैया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर फील, याद रखें। हाँ सर, इसी इन दो कॉन्सेप्ट को उठाकर मैं अपना गॉस लॉ बना लूंगा। वैसे गॉस लॉ 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 होता है, हमने उसे वेरीफाई करा है फील कर कर। हाँ, बात तो सर आपकी सही है। हाँ सर, हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर। कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस जगह पे जो E1 है, ये जो E2 है सर, E2 तो ज्यादा है सर E1 से। बट ध्यान से देखो, इधर का जो एरिया होगा लेफ्ट हैंड साइड का वो कम होगा, बट एरिया ऑन लेफ्ट इज लेस एंड ऑन राइट ज्यादा। Therefore phi net equal to जीरो। कभी कभी बच्चे से मैथमेटिकली पूछ लेते हैं, सर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तुम ध्यान देखो तो इधर से अगर ये पास वाला जो एरिया होगा ना, जिसमें जहां से लाइन अंदर घुसेंगी वो एरिया कम होगा, जहां से निकलेगी वो ज्यादा होगा। फैल रही है ना ऐसे, और यहाँ तो नेट जीरो आता है। हालांकि हमें लॉजिकली बात समझ आ रही है कि जितनी लाइन अंदर घुसेंगी उतनी बाहर निकलेंगी, तो भैया नेट फ्लक्स जीरो होगा। तो भैया नेट फ्लक्स जीरो होगा, इसमें कोई शक और दोहराए वाली बात नहीं है। समझ आया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल समझ आया सर, सही लग रहा है सर, वाह वाह सर। ओ हो। समझ आ गया सर? ये तो अपने को 5 1 + 5 2 इक्वल टू जीरो, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास करा। हाँ, अब देखो गॉस लॉ। मान लो कि एक क्लोज सरफेस है, इमेजिनरी क्लोज सरफेस, इसे कहते हैं गॉसियन सरफेस, है ना? क्लोज गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड क्लोज सरफेस। अच्छा, अपने चार चार्ज रखे हुए Q1 Q2 Q3 Q4, बोलो क्लियर? अच्छी बात। अच्छा, मान लेते हैं कि किसी भी एक जगह पर, ऐसे समझो यहां पर DA पर Q1 की वजह से
E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 की वजह से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, Q3 की वजह से E3 इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इस जगह Q4 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? बिल्कुल होगी। Q4 ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना बंद थोड़ी करा है। E4 Q5 की वजह से भी होगी, हेलो E5। क्या किसी भी डीए एरिया पर ध्यान से देखो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पांचों की वजह से होगी? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी सर। तो अगर मैं चाहता हूं कि नेट फ्लक्स क्या है इस सरफेस से, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3। ध्यान सुनना, इसको ऐसे लिखूंगा E1 प्लस E2 प्लस E3 का मतलब क्या हुआ? E नेट वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ई नेट किसकी वजह से? बोलो पहले बताओ, मैंने ई नेट किसकी वजह से लिखा है? ड्यू टू, ध्यान देना, ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड गॉसियन सरफेस। मैं जो ई नेट लिख रहा हूं, मुझे नेट फ्लक्स अगर लिखना है तो मैं ई नेट, क्या मैं ई नेट, अरे हाँ, क्या मैं ई नेट सभी चार्जेस की वजह से लिख रहा हूं? हाँ सर, आप ई नेट सभी चार्जेस की वजह से लिख रहे हो, बिल्कुल सही बात सर आप कर रहे हो। ध्यान देना भैया, जोरदार बात चल रही है। हाँ सर, सभी चार्जेस की वजह से। अच्छा ठीक, तो क्या नेट फ्लक्स आ गया गॉसियन सरफेस पर? इमेजिनरी सरफेस अपन कोई भी क्लोज सरफेस मान लेते हैं, और भाई साहब अपन ने माना कि भाई कुछ 5 चार्जेस हैं, कुछ अंदर कुछ बाहर। ठीक सर, अब देखो ई नेट डॉट डी ए, ओके, तो नेट फ्लक्स निकाल रहे हैं। अच्छा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। क्या ई नेट को लिखना चाहिए E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर प्लस E5 वेक्टर, अरे हाँ सर, डॉट डी। हाँ सर, क्या इसको ऐसे लिखना चाहिए? फाइनाइट इक्वल टू इंटीग्रल E1 वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रल E2 वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रल E3 वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रल E4 वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रल E5 वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। समझाने के लिए लिख रहा हूं पूरा अच्छे से। अरे हाँ सर, अब बताओ E1 डॉट डी ए, क्या फ्लक्स थ्रू 1? ये क्या है? फ्लक्स ड्यू टू Q1, ये फ्लक्स ड्यू टू Q2, फ्लक्स ड्यू टू Q3, फ्लक्स ड्यू टू Q4, फ्लक्स ड्यू टू Q5। बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि फील आए आपको। Q1 चार्ज कहां रखा है क्लोज सरफेस के? सर अंदर। अरे हाँ, और अभी अभी सीखा कि अंदर वाले चार्ज की वजह से क्लोज सरफेस पर फ्लक्स होता है Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 कहां रखा है? सर अंदर, तो Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। Q3 कहां रखा है? सर अंदर, तो Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। Q4 कहां रखा है? सर बाहर, बाहर वाले की वजह से फ्लक्स सर जीरो, तो जीरो भैया, अब जीरो हो गया। Q5 जीरो। ओ माय गॉड, तो कुल मिला के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई Q एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ सर, तो इसको थोड़ा जनरलाइज कर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 साइन के साथ रखेंगे, बात सही, साइन के साथ। पर ध्यान से सोचो, क्या Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को अपन एक छोटी टर्म दे सकते हैं, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। QI इज नेट समेशन ऑफ इनसाइड चार्जेस। अरे हाँ सर, अब देखो इसको और इसको, क्या इंटीग्रल E डॉट डी ए, ये क्या ये नेट फ्लक्स था? डॉट डी ए इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट।
ये लॉ है जिसे कहते हैं गॉस लॉ। ओ माई गॉड, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखना ई किसकी वजह से है? अंदर वाले चार्ज की बाहर वाले चार्ज दोनों की वजह से है, ये बात भूलना मत। पर इनका फ्लक्स क्या सिर्फ अंदर वाले चार्जेस पर डिपेंड करता है? दैट इज क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं इतनी देर कहानी इसलिए सुनाई, डायरेक्ट लॉ भी बता सकता था आपको, ताकि फील आए, आप इनेट की इंपॉर्टेंस को समझ पाओ। क्यू इन सिर्फ अंदर वाला चार्ज है, इस बात को भी समझ पाओ। अरे हाँ ना तो बोलो हाँ सर। बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। बोलो भाई। अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल सोच लिया सर, इसमें क्या गड़बड़ है सर? मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ वैलिड, डन, सॉर्टेड। अरे बोलो भाई। अरे क्लियर है? अरे हाँ भाई। हाँ सर, हाँ सर क्लियर है सर, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बिल्कुल परफेक्ट सर, पक्का? हाँ सर, मजा आ गया सर, सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। इसको उतार लो अच्छे से और समझो फिर से। इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट में ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड और outside, but when we write it as q in by epsilon, q in is the net summation of only inside charges। याद रखें q in में समेशन को साइन के साथ रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे। अरे हाँ ना तो बोल दो, साइन के साथ रखेंगे। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर आगे बढ़ते हैं, देखो टेंशन मत लो, आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। हाँ सर, हाँ सर, तो गॉस लॉ साइन के साथ रखेंगे, समझ आ गया। इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, बढ़िया सर। इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, बात समझ आ गई सर, ये समझ आना चाहिए अच्छे से। फिर बार बार कह रहा हूं आपको, क्या समझ आना चाहिए? इनेट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड एंड इनसाइड द गॉसियन सरफेसेस। द नेट फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ है इसलिए अपन ने उसको गॉसियन सरफेस माना जाता है, इसको जो अपन बोलते हैं। हाँ सर, पर इसकी पूरी फील भी कराई मैंने, इसलिए पूरी सीक्वेंस से उठाया आपको। देखो क्यू चार्ज से स्फीयर से फ्लक्स निकाला, उसको इंडिपेंडेंट दिखाया, फिर ये बताया कि अंदर का चार्ज की वजह से फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, फिर समझाया बाहर वाले की वजह से जीरो होता है, फिर उनको इंटरकनेक्ट करा, और फिर अपन इस कंक्लूजन पे पहुंचे जो कि फील के लिए आवश्यक है। अगर आप बहुत आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा, गॉस लॉ पहले पढ़ाया जाता है, फिर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूव कराया जाता है। अपन करेंगे भी सही ऐसे, वो भी अपन करेंगे, टेंशन मत लो। गॉस लॉ की मदद से अपन कई जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। पर अभी इस बात को समझो पहले, जो मैं बोला क्या चमका? अरे सोच लो। हाँ सर, चमका तो सही सर, सही सा लग रहा है सर, बोलो भाई। अरे गारंटीड? हाँ, चलो तो थोड़ा थोड़ा आगे छोटे छोटे सवाल करते हैं, इस पे बेसिक बातें समझते हैं। आ जाओ भाई, ये तो समझ गया अपन। ओ हो, अब क्या ये क्या, पहले बताओ मेरे, अगर क्यू इन इक्वल टू जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो एवरीवेयर, ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल बातें पूछ रहा हूं आपसे। अगर आपको बोला जाए कि इनसाइड चार्ज टोटल जीरो है, ओके सर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो एवरीवेयर, बताओ। अगर अंदर कुल मिलाकर चार्ज जीरो है तो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो एवरीवेयर ऑन गॉसियन सरफेस, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? जो मैंने सिखाया उससे कंसेप्चुअल सवाल करा रहा हूं आपको, क्या कि अगर क्यू इन अंदर जीरो है तो बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है एवरीवेयर ऑन गॉसियन सरफेस? बोलो बोलो। देखो इसकी दो बातें बता, देखो ऐसे सरफेस हो और माइनस क्यू और प्लस क्यू रखा हो डाइपोल जैसे, तो क्या क्यू इन जीरो है? अरे हाँ, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो सकती है। अरे हाँ सर, एक और एग्जांपल देख,
ये क्लोज सरफेस है, चार्ज क्यू यहां रखा। अरे हाँ सर, तो क्यू इन तो 0 है पर E नॉट इक्वल टू 0। अरे हाँ सर, तो क्यू इन 0 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 हो, ये जरूरी नहीं है भाई। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? ये गलत है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट सुन, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 एवरीवेयर देन क्यू इन इक्वल टू 0। बोलो, अगर मैं बोलूं कि सरफेस पे हर जगह E 0 है, मैं बोलूं कि सरफेस पे हर जगह E 0 है, तो क्या क्यू इन पक्का 0 है? बोलो, अरे बोलो, ये बात सही है। इस ऊपर वाले स्टेटमेंट से उल्टा पूछा है कि अगर क्यू इन सब जगह 0 है, अगर क्यू इन 0 है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 है? ये तो गलत निकला। क्या इसका उल्टा सही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 है तो क्या क्यू इन 0 है? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, अरे बोल दो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 एवरीवेयर implies E dot dA is equals to 0, पक्का। Therefore Q in must be 0। उल्टा बिल्कुल सही है, उल्टा बिल्कुल सही है। ये कंसेप्चुअल सवाल करा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सब जगह 0, अरे तो E डॉट डी तो पक्का 0 हो जाएगा। E डॉट डी 0 हो जाएगा तो भैया फाई 0 हो जाएगा। फाई 0 हो जाएगा तो क्यू इन को 0 होना ही पड़ेगा। हाँ, क्यू इन 0 हो तो फ्लक्स 0 जरूरी है। ये वाला बताओ, क्या ये थर्ड स्टेटमेंट इफ क्यू इन 0 हो तो क्या फ्लक्स पक्का 0 है क्लोज सरफेस से? बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है कि अगर क्यू इन 0 है तो क्या फ्लक्स C 0 है? बोलो, अरे बोलो, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ ये सही है। अरे क्यू इन 0 हो गया तो फ्लक्स को तो 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स क्लोज सरफेस से है क्या? क्यू इन 0 तो फाई सी 0, E 0 जरूरी नहीं है, E डॉट डी ए 0 है। E 0 जरूरी नहीं है, पर फाई सी 0 तो क्यू इन 0, क्यू इन 0 तो फाई सी 0, पर E 0 जरूरी नहीं है। अरे हाँ, अब बोलो, फाई सी 0 मतलब E 0 एवरीवेयर, ये फाई सी 0 का मतलब क्यू इन 0। ध्यान से देखो तो वापस यहीं पे आ गए। तो बताओ चौथा स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? फाई सी 0 तो क्यू इन पक्का 0, पर क्यू इन पक्का 0 तो E 0 हो ये जरूरी नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हाँ, मजा आया सर, बोलो भाई, अरे हाँ ना तो बोलो। ऐसे कंसेप्चुअल सवाल आ सकते हैं, इनको ध्यान से देखिए, इनको ध्यान से देखिए, समझिए, आगे बढ़िए, तभी आप सवाल कर पाएंगे। हाँ सर, तभी हम सवाल कर पाएंगे। ये तो सर हमें बात समझ आई सर, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे समझ के। ओहो हो, क्लियर? क्या कंसेप्ट सवाल समझ? क्यू इन 0 तो E हर जगह 0 जरूरी नहीं, पर E हर जगह 0 तो क्यू इन 0, क्योंकि क्यू इन 0 तो फ्लक्स 0। हाँ, फ्लक्स 0 तो क्यू इन 0, पर ये दोनों 0 तो E हर जगह 0 ये जरूरी नहीं है, क्योंकि E तो हो सकता है ना भाई बाहर वाले चार्जेस की वजह से। हाँ सर, हाँ सर, बात तो सर आपकी समझ आई। कंसेप्चुअल सवाल क्लियर है सर, बढ़िया। और देखो भाई, छोटे छोटे सवाल पूछता हूं, देखो भाई, चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द बेस। एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, 3 हेमिस्फेरिकल सरफेस ली, बढ़िया। ये क्लोज तो नहीं है। धीरे धीरे मैं आपको, हमने जो गॉस लॉ पढ़ा वो किसके लिए पहले बताओ? वो क्लोज सरफेस के लिए ही है। गॉस लॉ इज फॉर क्लोज सरफेस। हाँ, पर हम उस क्लोज सरफेस की सिमेट्रीज लेकर हम ओपन सरफेसेस में भी उससे डील करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, समझो एक हेमिस्फीयर है ऐसे,
उसके सेंटर पे आपने चार्ज क्यू रख दिया, बिल्कुल सेंटर, हेमिस्फीयर है, ठीक। दूसरा केस, एक हेमिस्फीयर है जो ऐसे नीचे से क्लोज्ड है, ऐसे, मतलब कंफ्यूज मत होना, ऐसे, ठीक, क्लोज्ड है ऐसे, और चार्ज क्यू यहां रख दिया। और तीसरे में ये ऐसा है, ऐसे, और चार्ज यहां रख दिया। तो ये ओपन सरफेस है, ध्यान से देखो, ओपन सरफेस है ये, क्योंकि आधा हेमिस्फीयर है। ये और ये दोनों क्लोज्ड है। कंफ्यूज मत होना जो मैं कह रहा हूं, ये और ये दोनों क्लोज्ड हैं। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ये और ये दोनों क्लोज्ड हैं। अच्छा सर, अब क्या करें सर, अगर क्लोज्ड है तो कोई बात नहीं। मुझे बताओ, इस वाले केस में फ्लक्स कितना, क्लोज सरफेस, इस वाले केस में क्लोज सरफेस है, फ्लक्स कितना, अरे कितना सर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज अंदर है। इसमें कितना सर, जीरो, क्योंकि चार्ज बाहर है। क्लोज सरफेस के बाहर फ्लक्स जीरो, क्लोज सरफेस के अंदर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्रिस्टल क्लियर सर। इधर आओ, आधे वाले पर समझ। मैं तेरे से बोलूं कि ये जो हेमिस्फीयर है ये क्लोज्ड नहीं है, आधा है। अब तेरे से बोलूं कि इस आधे हेमिस्फीयर से, ओपन है ये, कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो कैसे दिमाग चलाना चाहिए सुने। क्यों ना इस आधे हेमिस्फीयर को पूरा बना लें, तो पूरे स्फीयर से फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। पूरा स्फीयर अगर बन गया तब तो फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ सर, symmetrically we can say half हेमिस्फीयर से फ्लक्स Q by 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अरे हाँ सर, अरे अगर बिल्कुल सिमेट्रिक है ना, आधा ऊपर आधा नीचे, टोटल Q by एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल ऊपर और नीचे वाला सिमेट्रिक है, तो भैया ऊपर वाले से कितना निकलेगा, Q by 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ सर, सोच, गॉस लॉ को इनडायरेक्ट यूज कर कर हमने ओपन सरफेस से फ्लक्स निकाल लिया। हाँ, ये बात तो समझ आई। इनको समझो अच्छे से, बाकी आगे वाले दोनों क्लोज्ड हैं, तो अंदर बाहर का खेल खत्म हो गया। अरे हाँ सर, पर एक ओपन सरफेस को हमने पूरा क्लोज बनाकर सिमेट्री बिठाकर आंसर निकाल लिया। एक और बढ़िया सवाल देखो, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है पीछे क्या, कि चार्ज Q इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस a by 2 अबाउ द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल। एक स्क्वायर प्लेट है A, ऐसे स्क्वायर प्लेट है, बिल्कुल ऐसे, ऐसा मेरे हाथ की तरह समझो, और उसके सेंटर से a by 2 पर। अच्छा, जो स्क्वायर प्लेट है इसकी साइड a है, कितनी है, a। अच्छा, इस स्क्वायर प्लेट के सेंटर से a by 2 ऊपर, कितना ऊपर, a by 2 पर एक चार्ज Q रख दिया। तो बताओ इस चार्ज, अच्छा ये जो प्लेट है ये कोई क्लोज सरफेस तो नहीं है, हाँ नहीं है। अच्छा सोचो, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि इस चार्ज Q की वजह से इस स्क्वायर प्लेट पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है कि अलग है, सोच के देखो, दूरी अलग अलग है सर, अलग अलग है। हाँ सर, इस तरह की बात हो गई ना, देखो तो ऐसे भी देख सोच सकते हो आप इसको, देखो कैसे, ऐसे सर, ऐसे सोचो, ऐसे चार्ज, ये आपकी प्लेट है, ऐसे यहाँ पे चार्ज Q, ठीक, ये साइड A और ये दूरी A by 2। अरे हाँ सर, एक ही बात है वो, मैंने वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल दिखा दिया। अब सोचो, अगर आपसे पूछा जाए कि इस चार्ज Q की वजह से क्या इस प्लेट पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है कि अलग अलग है, सर दूरी अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग है, तो सोचो फ्लक्स निकालने में E एंगल सब चेंज हो रहा है, क्या सवाल टफ हो जाएगा। पर इस सवाल का, अगर इस चार्ज Q का इस प्लेट से फ्लक्स निकालना हो तो गॉस लॉ की ट्रिक लेकर इसको आसानी से करा जा सकता है। गॉस लॉ की ट्रिक लेकर, तो बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग फ्लक्स थ्रू डिफरेंट क्वेश्चंस यूजिंग गॉस लॉ, बट गॉस लॉ इज वैलिड फॉर व्हाट। गॉस लॉ जो हमने पढ़ा था सर वो तो क्लोज सरफेस के लिए था। अरे किसके लिए था सर, वो तो क्लोज सरफेस के लिए था। बहुत बढ़िया बात सर, सही बोल रहे हो, बिल्कुल एकदम क्लोज सरफेस के लिए था। तो क्लोज सरफेस के लिए जो आप फ्लक्स लिख रहे हो वो कैसे लाओगे बताओ।
क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स लिखा था, पर हमें तो ओपन सरफेस के लिए फ्लक्स लाना है, और ओपन सरफेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल चेंज हो रहा है, तो अगर इंटीग्रेशन से करेंगे तो टफ हो जाएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि इस सवाल को आप गॉस लॉ में कन्वर्ट कर कर आसानी से कर पाओगे अगर दिमाग चलता है तो। बताओ आंसर, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द प्लेट ड्यू टू चार्ज क्यू? अरे हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो, कर सकते हो, तुम लोगों का दिमाग चल गया होगा पक्के से। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। देखो कैसे 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 समझ आया। अच्छा ये आधी बात तो बता ही दी ना कि भाई गॉस लॉ की मदद लो। अपन एक काम करें, सोचो एक क्यूब ले लें। ठीक सर, ले लिया। मान लो एक क्यूब ले लें साइड ए। क्यूब के कितने फेसेस होते हैं सर? 6। ओ हो, इसकी साइड ले लें ए। तुम ध्यान से देखो तो अगर मैं चार्ज क्यू को, अपने चार्ज क्यू को इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे रखूं तो ये दूरी अभी भी a/2 है। अरे हाँ, बिल्कुल सिमेट्री। ध्यान से देखो तो क्या मुझे इस क्यूब के इस वाले फेस से फ्लक्स चाहिए? क्या मुझे इस वाले क्यूब के फेस से फ्लक्स चाहिए? अरे हाँ सर, पूरे क्यूब बनाया पर मैंने, पर ध्यान दिया कि जो एक फेस दे रखा है ये एक फेस है ऐसे क्यूब का। अच्छा देखो मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब? चलो बताओ, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब? ओ माय गॉड, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब? अरे भैया ये तो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में टोटल फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यस सर, फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो सर बिल्कुल सही बात है, पर हमसे टोटल फ्लक्स क्यूब से थोड़ी पूछा है, हमसे तो एक फेस से पूछा है। अच्छा एक बात और ध्यान दो, एवरी फेस इज सिमेट्रिकली सेम फॉर चार्ज क्यू। अरे हाँ सर, अगर तुम ध्यान देखो तो क्यूब बिल्कुल सेंटर पे रखा है, तो ये वाला फेस, 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 सब फेस इसके लिए बराबर है सिमेट्रिकली, क्योंकि क्यूब बिल्कुल सेंटर पे रखा है, क्योंकि हमने क्यूब ऐसे ही बनाया है। अरे हाँ सर, तो एवरी फेस इज सिमेट्रिकली सेम फॉर चार्ज क्यू, देयरफॉर फ्लक्स विल डिवाइड equally. Oh my god, therefore from one face that is equal to q by 6 epsilon naught, क्योंकि भैया अपने क्यूब का एक फेस, एक अपने क्यूब में 6 फेस होते हैं, अगर सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ टोटल फ्लक्स तो q by 6 epsilon, डायरेक्ट आंसर बिना इंटीग्रेशन के। अरे हाँ, what you have to do in these type of problems, when somebody asks you these type of problems, you have to think out of the box. Out of the box means you have to think into two ways. Is it possible to do it by E dot da? अगर वो E dot da से लंबा लग रहा है, E वेरी कर रहा है, A वेरी कर रहा है, cos थीटा वेरी कर रहा है, तो फिर गॉस लॉ के बारे में सोचो कि कहीं उस सरफेस को लेते हुए मैं कोई सिमेट्रिक सिस्टम बना सकता हूं, सिमेट्रिक क्लोज सरफेस बना सकता हूं, और क्या वो सिमेट्री की वजह से आंसर निकाला जा सकता है? जैसे कि ये आंसर आ गया क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए बुद्धि चाहिए, 2-5 जोरदार सवाल कराऊंगा। पहले बता, जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर चमका, अच्छा भी लगा, शानदार भी लगा, जबरदस्त। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओके, सो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर। अब क्या करें और करते हैं इस तरह के सवाल। ये तो आंसर आ गया भैया, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, मजा आया सर। एक और लो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब? एक क्यूब ही है भाई, क्यूब है। इफ अ चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स, क्यूब है, इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा अगर अपन चार्ज क्यूब को इसके वर्टेक्स पे रख दे सिमेट्रिकली? बिल्कुल, एक चार्ज क्यू है, उसको क्यूब के सेंटर पे नहीं रखा, बिल्कुल वर्टेक्स पे रख दिया। बताओ इस क्यूब से क्या फ्लक्स निकलेगा? ध्यान देना थोड़ा। चार्ज क्यू को अपन ने वर्टेक्स पे रखा बिल्कुल सिमेट्रिकली, तो अगर वो गोला एक, अगर एक चार्ज क्यू को एक गोल स्फीयर मान लो, तो सिमेट्रिकली देखो कुछ ही हिस्सा उसका अंदर होगा। ये क्यूब भले क्लोज सरफेस है, ये क्यों करा रहा हूं आगे समझ में आएगा तुमको अभी।
आगे वाले सवाल में समझ में आएगा, पहले इसका आंसर बताओ कि अगर एक क्यूब है उसके वर्टेक्स पर चार्ज क्यू को रख दे तो बताओ उस क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा। बताओ बताओ, 3D में इमेजिन करो, कर सकते हो, 3D में इमेजिन करो, कर सकते हो। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम्हारे में है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। अरे बोलना तो पड़ेगा भाई। अरे हाँ हाँ। अरे ध्यान से देखो तो ऐसे अगर 8 क्यूब लगा दूं, फिर से देखना, अगर तुम ध्यान से देखो तो 1/8 हिस्सा, 1/8 ऑफ क्यूब इज इनसाइड क्यूब। सोचो कैसे, सोचो कैसे। ये देखो, हो अरे हाँ, अगर क्यूब की साइड ए थी तो उसकी वॉल्यूम ए क्यूब थी। सोच अगर मैं ऐसा क्यूब बना लूं 2a का तो वॉल्यूम हो जाएगी 8a क्यूब। उस 2a क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा क्यूब। अरे हाँ, ऐसे भी सोच सकता है तू। क्या ये क्यूब 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 कैसे, ऐसे कितने क्यूब लगाऊं बिल्कुल सिमेट्रिक आ जाए? 8। तो क्यूब उन 8 के लिए सिमेट्रिक हो गया, तो उन 8 से कितना फ्लक्स निकला? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना निकला? Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। आंसर। अब बताओ, इसमें कैलकुलेशन बहुत है या दिमाग ज्यादा चाहिए? वरना अगर आप बेसिक से करने लग जाओ तो आपके प्राण निकल जाएंगे। उसकी हर बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का डायरेक्शन, पता नहीं क्या क्या है। और हाँ सर, सोचो क्या करा, ये जो क्यूब था इसके लिए चार्ज क्यू सिमेट्रिक नहीं था, तो हमने इस क्यूब को सिमेट्रिक बना लिया 2a क्यूब का। अरे हाँ, अगर इसकी साइड ए थी तो सोचो इसकी कितनी थी? 2a। क्या 2a का बनाते ही चार्ज क्यू सेंटर पर आ गया? और अगर चार्ज क्यू सेंटर पर आ गया तो ऐसे 8 क्यूब हैं जिनको क्यू सिमेट्रिकली फ्लक्स फेंक रहा है, उसमें से एक हमारा है। तो 8 में अगर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जाएगा तो एक में क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट जाएगा। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ रही है। जोरदार, शानदार, जबरदस्त। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया। लो भाई, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही। अब सोच अगला सवाल, थोड़ा इसी से रिलेटेड, कर पाएगा, देखना ध्यान से। हो, मैंने पूछा ही नहीं क्यूब से। ये जो येलो येलो दिख रहा है ना नीचे, इससे फ्लक्स बताना है आपको। इससे क्यूब के एक वर्टेक्स पे चार्ज रखा है और टोटल क्यूब से फ्लक्स ही नहीं पूछा है, उसके एक फेस से, वो भी ये वाले, इससे फ्लक्स बताना है आपको। ट्राई करो, इससे फ्लक्स बताना है आपको, इस फेस से। बताओ, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, इस फेस से, इस चार्ज क्यू की वजह से। यानी कि अगर आप ध्यान से सोचो, सवाल ऐसा है, ये यहां से ए दूरी पर चार्ज क्यू रखा है, तो इससे फ्लक्स पूछा। ये ऐसे समझ आ रहा है ना? ये सिचुएशन है, अगर ध्यान से समझे। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, वो क्यूब से पूछ लो, ऐसे पूछ लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे पूछ लो, पर ये सिचुएशन। ये सवाल है बेसिकली। ओहो, स्क्वायर प्लेट, उसके एक वर्टेक्स से ऊपर ए ले लिया, उस क्यू की वजह से। अब ये सिमेट्रिक नहीं है, इससे पहले जो स्क्वायर प्लेट थी उसके सेंटर से a/2 पे लिया था, तो बढ़िया क्यूब बन गया था। ये सवाल ये एक ही बात है। बताओ बताओ, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे हाँ हाँ, अरे बता दो, अरे ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, करो करो, सुनो 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 सुनो
ओहो, आ जाओ भाई आ जाओ, सुनो सुनो करके बताओ, चार्ज क्यू ए बताओ, अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, नहीं आता, आता है पक्का? हाँ सर आता है, बिल्कुल आता है, आ जाओ भाई क्यू ए, ओके। अब क्या करें, करते चलो बढ़ते चलो। देखो भाई, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो क्यों ना ऐसा समझे कि अगर हम ध्यान समझना, जो पहले बताया वैसे ही बता रहा हूँ। देख, अगर हम ऐसे 2A साइड का, कितनी साइड, 2A साइड का, अगर हम 2A साइड का एक क्यूब बना लें, ये रहा, देखो अच्छे से बनाता हूँ, अच्छा हाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, ये ध्यान सुनना, ये बनते वक्त थोड़ी फील आती है, इसलिए एनिमेशन से पहले मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए, ठीक। ये 2A क्यूब, 2A साइड का। अब तुम ध्यान से देखो, जो अपना क्यूब है उसको फिट करो एकदम यहाँ पे, देखो ये अपना जो क्यूब है वो तो A साइड का है मान लो, ठीक है। जो अपना क्यूब है उसको देखो फिट करते हैं, आओ ये थोड़ा सा मिडिल में और लेते हैं, ये A, ये ऐसे 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 ऐसे, ओ हो, तुम ध्यान से देखो तो अपना चार्ज क्यू इस जगह ऐसा मान लो। हाँ सर, अपना चार्ज क्यू इस जगह आ गया, ध्यान से देखो तो बिल्कुल 2A के सेंटर पर आ गया, और ध्यान से सोचो तो आपको आंसर निकालना है इस जगह। ये सिचुएशन जो पूछी गई है और ये सेम है बिल्कुल। और ध्यान से देखो 2A के ये क्यूब, ये जो 2A के ये जो A क्यूब है, इसके से क्यों रखा है, वो सेंटर पे आ गया, किसके सेंटर पे, 2A के क्यूब के। हाँ सर, फील ऐसे 8 क्यूब आएंगे, अभी अपने पिछले टाइम पे बताया। अब ध्यान से, अगर तुम ध्यान से देखो तो फ्लक्स थ्रू 2A क्यूब इज Q by एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही। 2A क्यूब से जो फ्लक्स निकला वो तो Q by एप्सिलॉन नॉट है। फॉर 2A क्यूब, Q is symmetric for every face। अरे हाँ सर, 2A क्यूब Q is symmetric for every face, therefore flux through one face of 2A cube is equals to Q by 6 epsilon naught. Q by 6 epsilon naught is the flux through one face of 2A cube। हाँ, पर हमसे पूछा ही नहीं। तुम ध्यान से देखो तो जो Q चार्ज है, देखो Q is symmetric for one face also, so required flux is 1/4 of Q by 6 epsilon naught, that is Q by 24 epsilon naught। ध्यान से सोच, इस Q की वजह से ये जो नीचे वाला पूरा फेस है, ये पूरा, हाँ सर, उससे फ्लक्स Q by 6 एप्सिलॉन निकला, पर जिस जगह से मुझे निकालना है वो तो उस फेस का 1/4 है। अच्छा, ये चारों हिस्से बिल्कुल सिमेट्रिक है Q के लिए, तो अगर इस Q की वजह से पूरे 2A फेस से Q by 6 एप्सिलॉन निकल रहा है, तो इन 4 सिमेट्रिक टुकड़ों से में के एक में से 1/4 निकलेगा, मतलब Q by 6 एप्सिलॉन into 1/4, and 6 4 जा 24, so answer is Q by 24 epsilon naught। ओहो
तुमने गलती करी होगी, कईयों का आंसर क्यू बाई 48 एप्सिलॉन आ रहा होगा या कुछ और आ रहा होगा। हाँ सर, है ना? वो क्यों आ रहा है भी बताऊंगा। पहले तो ये मैंने जो बताया समझ आया क्या? जो मैंने बताया वो समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। जो मैंने बताया तो समझ आया ना। ध्यान देखो, अपन ने क्या करा, अपना जो क्यूब है जिसके वर्टेक्स पर अपना चार्ज क्यू रखा है वो ए साइड का था, हमने उसको सिमेट्रिक लेते हुए 2a का बना लिया। 2a का बनाते ही चार्ज क्यू सेंटर पर आ गया। सेंटर पर आ गया तो टोटल फ्लक्स जो 2a क्यूब से निकला वो भैया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था। तो 2a क्यूब के एक फेस से फ्लक्स निकला क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, पर हमें जो एरिया चाहिए वो पूरा फेस 2a का चाहिए या उसका 1/4 हिस्सा चाहिए? उसका 1/4 हिस्सा चाहिए। और चारों हिस्से Q के लिए सिमेट्रिक हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक हिस्से से फ्लक्स निकलेगा Q बाई 6 एप्सिलॉन का 1/4, यानी कि Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। Is that clear to everyone? Yes sir. Got your point sir? बात समझ आई सर? बोलो भाई, क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, मौज के साथ क्लियर है, पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर। ठीक भाई, बात समझ आ गई सर? क्लियर। अच्छा, तुमने क्या गलती करी सुनो। तुमने बोला सर आपने पिछला सवाल कराया था इस क्यूब से, ध्यान सुनना सर, इस क्यूब से फ्लक्स है, क्यूब से फ्लक्स Q बाई 8 एप्सिलॉन। हाँ, ये तो अपने पिछला सवाल था। हाँ, देयरफॉर वन फेस Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6, दैट इज Q बाई 48 एप्सिलॉन नॉट। ये गलत है। अब सोचो गलती कहाँ हूं। ये यहां से यहां जब आप गए तो ध्यान दो, फॉर Q every face is not symmetric। इस क्यूब के लिए चार्ज क्यू का जो फ्लक्स है वो 6 फेसेस में बराबर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ए क्यूब के लिए क्यू सिमेट्रिक नहीं है, 2a के लिए था। अरे हाँ, तो पहले तो ये समझो इसमें गलती क्या है। ये अगर आपने Q बाई 48 एप्सिलॉन तो गलती समझ में आई क्या? सही प्रोसीजर समझ में आया? हाँ सर, ऐसा नहीं है, इससे भी मैं कहानी समझा सकता हूँ इस वाले से, इससे भी आंसर लाके बताऊंगा, पर उसके लिए और बुद्धि चलानी पड़ेगी। पहले बताओ तुमने क्या गलती करी, बोलो क्लियर। कि सर ए क्यूब से Q बाई, सर जो क्यूब है उससे Q बाई 8 एप्सिलॉन, सर उसका एक फेस ही तो है ये, तो आंसर सर Q बाई 8 एप्सिलॉन इंटू 1/6, सर Q बाई 48 एप्सिलॉन। ये गलत है, क्यों? Q बाई 8 एप्सिलॉन तक तो आप सही थे जो आपने पहले करा, उसके बाद जब आपने इंटू 1/6 करा वहां गलती कर दी। बोलो क्यों? क्योंकि भैया इस चार्ज Q के लिए, इस चार्ज Q के लिए ये 6 फेस बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है। ओ हो, ध्यान से सुनना। मैं इसका भी एक तरीका बताता हूं तुम्हें, इससे भी आंसर निकाल के बताता हूं। Q बाई 24 एप्सिलॉन। दिमाग चाहिए पर उसके लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जबरदस्त सवाल। मतलब ये सब मैथमेटिकल सवाल नहीं है, ये दिमाग वाले सवाल हैं। कैसे सवाल हैं? दिमाग वाले। क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा लगा सर, ठीक, ये समझ आया? हाँ, थोड़ा एनिमेशन से देखो और अच्छा लगेगा। बाय यूजिंग गॉस लॉ, हो 8 क्यूब बनाए, हो 8 में से फ्लक्स निकला, ये कुल मिला के आंसर आया Q बाई 24 एप्सिलॉन, क्योंकि ये 1/4 था जो मैंने अभी समझाया। दूसरा मेथड देख, ध्यान समझना, बाय सिमेट्री सुनना। क्या इस जो भी मैंने आपको बोला, क्यूब से फ्लक्स इस Q बाई 8 एप्सिलॉन, ये तो अपने पहले ही करा है। हाँ, अब सुनना, अगर तुम ध्यान से देखो, मैं इसको समझाता हूं, ध्यान समझना। ABCD 4 फेसेस को देखना, ABCD, ठीक, ABCD EFGH। अब तुम ध्यान देना, 6 फेस हैं, ध्यान दो, ध्यान देना, GFHE, GFBC एंड EFCD,
इन तीनों को देखो पहले, ध्यान देखो तो ये वाले मैं बताता हूं कौन से, तो ऐसे गिचर पिचर हो जाएगा। ध्यान से देखो GFHG, ऐसे अगर यहां पे देखो तो यहां चार्ज क्यों होगा, तो ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन। अगर तुम ध्यान दो तो इन तीनों से इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस। सोच के देखो, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो चार्ज क्यों से सुर सुर सुर। अरे हाँ सर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों फेसेस से गुजरेगी वो तो सरफेस के पैरेलल होगी, तो एरिया के परपेंडिकुलर होगी। अरे हाँ, देयरफॉर फ्लक्स इक्वल टू 0 ड्यू टू these three surfaces। अरे हाँ सर, और ध्यान दो, for charge q rest three surfaces are symmetric। ओ माय गॉड, ध्यान देख, एक तो हमारे को जो निकालना है वो, और उसके अलावा देखो ये इधर वाली, ये नीचे वाली, इधर वाली और इधर वाली, इस चार्ज क्यू सिमेट्रिक है। इस चार्ज क्यू यहां पे देखो, चार्ज क्यू, तो ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये तीनों टक टक टक। अरे हाँ, ये तीनों इस क्यू के लिए सिमेट्रिक है। तो जो टोटल फ्लक्स क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट है, उसकी में से 3 हिस्से तो 0 ही हो गए। हाँ, तो और बाकी 3 में इक्वल डिवाइड हुआ। मतलब आंसर क्या होगा, q by 8 epsilon naught into 1 by 3, that is q by 24 epsilon naught। oh my god, तो जो आपका 48 आ रहा था ना, वो आपने 6 सिमेट्रिक ले लिए थे, जबकि 3 से तो 0 हो गया, सिर्फ 3 सिमेट्रिक आ पाए, इसलिए आंसर q by 24 एप्सिलॉन नॉट है। और ये दूसरा तरीका है, बढ़िया सवाल, दिल से अच्छे से समझाया है, थोड़ा दिमाग चलाना, 3D में इमेजिन करना, तभी आप सवाल को कर पाओगे, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, जोरदार सर, वाह वाह सर, अरे पक्की बात? हाँ सर, चलो भाई। अगर पक्की बात है तो मजा आ रहा है। क्यों भाई 24 एप्सिलॉन नॉट, यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। हाँ सर, समझ आया, फील कर ली, ओके। तो भैया देखो सवाल अच्छे अच्छे कराए, आंसर फिर आया q by 24 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो अपन ने पढ़ा समझा। एक और जबरदस्त सवाल है, मुझे पसंद है ये सवाल समझना अच्छे से, दिमाग, जबरदस्त दिमाग चाहिए उसके लिए, नहीं भी करा था तो भी काम चलता था, पर मुझे पसंद है ये सवाल, दिमाग वाला सवाल है। क्योंकि समझो, एक शीट ऐसे, पहले फील करना कैसे, ऐसे एक शीट है, इसको देखो यहाँ पे एक शीट है, ऐसे समझो, इधर भी इनफाइनाइट जा रही है, लेफ्ट पे राइट में इनफाइनाइट जा रही है, पर उस शीट मतलब समझो ऐसे शीट है, ऐसे ए विड्थ की और अनंत तक जा रही है। अरे हाँ, है ना, ऐसे शीट है ए विड्थ की और अनंत इधर जा रही है। ठीक है, अब समझो इस शीट से इधर बाहर निकलकर √3a/2 दूरी पर अपन ने चार्ज क्यू रख दिया। इसका ये टॉप व्यू है या फ्रंट व्यू, और ये इसका साइड व्यू। साइड व्यू समझ में आ रहा है? ये जो साइड व्यू को अगर आप ऐसे देखो तो ऐसे, ये शीट ऐसे, ये अनंत से लेकर अनंत तक है। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी सही, अगर आप ऐसे समझो तो इसको ऐसे ये ऐसे अनंत तक जा रहा है, टक 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 टक, शीट समझ आ रही है, टक टक टक, इससे ऐसे √3a/2 दूरी पर ऐसे चार्ज क्यू रखा है, और ये विड्थ ए है। 3 तरीके से डायग्राम बनाया, 3D, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। अरे हाँ सर, √3a/2 ए, और ये ए और ये √3a/2, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर। आपको इस चार्ज क्यू की वजह से शीट का में फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर, ट्राई कर।
ट्राई कर, सिमेट्री से होगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। √3a/2 दूरी दे रखी है, उसका एक महत्व है, क्यों दे रखी है। और एक और हिंट देता हूं, सवाल इमेजिन करो इस साइड व्यू वाले से। फ्रंट व्यू और 3D तो इमेजिनेशन के लिए है, बाकी अपने सवाल सॉल्व कर पाएंगे साइड व्यू वाले से। सोचो, शीट को लेते हुए कुछ सिमेट्रिक क्लोज बन पा रहा है क्या? अरे सोचो। अरे हाँ सर, दिमाग चाहिए, दिमाग चाहिए। चलो देखते हैं, मैं बताता हूं कैसे करते हैं। ध्यान से देखो तो ये दूरी कितनी, a/2। देखो ये एंगल थीटा, ध्यान देना, tan थीटा इक्वल टू a/2/√3a/2। a/2 ने a/2 को मान लिया 1/√3, दैट इज 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अरे हाँ, फिर से देख, ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अरे हाँ सर, तो ये ऐसे बन गया, देखो ये, कंफ्यूज मत हो ना। ये अब देखो 30 और 30 है ना, ये तुम बहुत ध्यान से देखो तो ऐसे 60, ऐसे 60 और 60 का 6 वाली साइड बनेगी। अरे हाँ सर, ये टोटल 60 है ना, तो 60 को पूरा घुमाए तो कितने टुकड़े, 360 में सर 6। तो पता है ऐसी शीट्स का शानदार हेक्सागन बनेगा। अरे हाँ सर, क्या बनेगा, हेक्सागन। अरे यानी कि तुम ध्यान से तो पता है, एक हेक्सागन बनाओ ऐसे सिमेट्रिक, जो अनंत तक जा रहा है। इधर भी अनंत हेक्सागन ऐसा ए साइड का, उसको 3D में इनलार्ज करो, अनंत से लेकर अनंत तक। अरे हाँ, अनंत से लेकर अनंत तक। इससे टोटल फ्लक्स, सर टोटल फ्लक्स तो एक क्लोज सरफेस हो गई, Q/ε0। ओहो, क्या ये जो एक इनफाइनाइट शीट है, ये ऐसी इनफाइनाइट शीट, ऐसी के 6 इनफाइनाइट शीट है, क्या बिल्कुल सिमेट्रिक है? देयरफॉर ड्यू टू सिमेट्री, इससे आया Q/6ε0 आंसर। कैलकुलेशन बहुत नहीं, दिमाग चलना चाहिए। मैंने फटाफट बताया, आपको दिमाग खुद चलाना है। आप सोचो, क्या इस शीट से ऐसे 6 शीटें रख दे तो शानदार हेक्सागन, क्या उस हेक्सागन से टोटल फ्लक्स Q/6ε0, क्या ऐसी सभी 6 शीटें सिमेट्रिक हैं? हाँ, तो एक से Q/6ε0। और वाह सर, मजा आ गया। बोलो क्लियर? शानदार सवाल के साथ आज के लेक्चर का समापन करते हैं। अगले टर्न पे फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। लास्ट सवाल पे फिर से एक बार इमेजिन करना लेक्चर खत्म होते ही। चलो बाय बाय, सी यू, सायनारा, टेक केयर। কপি দিয়ে জানি এই দেখাই দিয়া করছিল আমার গবেষণার কাজ আমি করতে এক নম্বর টাইম বাংলা ভাষা বুঝিস